नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। आज चर्चा करेंगे चुनावी वादों पर। चुनाव नजदीक आते ही मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने वादों की झड़ी लगा दी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ नारी सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा कर चुके हैं। इस घोषणा से 2 कदम आगे बढ़कर पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने कांग्रेस की सरकार बनने पर 100 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, सपनों का क्या, देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में बीजेपी से आगे दिखने की चाह में कांग्रेस बढ़ चढ़कर घोषणाएं कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में किसानों का कर्जा माफी का वादा कांग्रेस के लिए कमाल कर दिया था, लिहाजा इस बार भी कांग्रेस ने वादों का पिटारा जनता के लिए खोल दिया है। गौरतलब है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ नारी सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा कर चुके हैं। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ साथ उनके पार्टी के नेता भी जनता से नए वादे कर रहे हैं। अब पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने कांग्रेस की सरकार बनने पर 100 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को 1500 रुपए भी दिए जाएंगे। घर में 3 महिलाएं हैं तो उन्हें भी मिलेंगे। जो नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, उनको भी मिलेगा। 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 200 यूनिट बिजली बिल हाफ देना पड़ेगा। ये महंगाई से लड़ने का एक तरीका है। साथ ही शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। स्लम एरिया में रहने वाले लोगों के मकानों की रजिस्ट्री कराई जाएगी। उनको मकान बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। पूर्व मंत्री के बयान पर भाजपा ने कहा कि पूर्व मंत्री झूठ बोलने में कमलनाथ से भी आगे निकल गए हैं। पिछली बार किसानों से झूठा वादा किया था। 15 महीने में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं किया। जनता ने कांग्रेस को नकार दिया था। इस बार भी जनता कांग्रेस को नकार देगी। कर्नाटक में मिली शानदार जीत से कांग्रेस उत्साहित है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में 5 गारंटी को उसकी जीत की प्रमुख वजह माना गया। लिहाजा कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी वोटर्स के लिए वादों की बहार लेकर आई है। दूसरी ओर सीएम शिवराज कह रहे हैं कि उनकी तरकश में कई तीर बाकी है। अब देखना दिलचस्प होगा, मतदाता कांग्रेस के वादों पर एतबार करते हैं या बीजेपी को फिर से आशीर्वाद देते हैं। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव जी, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल राम भाई आपसे है। आपने उपकार फिल्म का एक गाना सुना होगा जो कि मन्ना डे ने गाया था, कस्में वादे प्यार वफा वादे हैं वादों का क्या। ये गाना गाने की नौबत तो नहीं आएगी एमपी के वोटर्स को? जी, फिल्मों में गाने सिचुएशन के हिसाब से होते हैं जी, ठीक है। उसमें गाने ज़्यादातर फिल्मों में जो होते हैं मोटिवेशनल ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही पार्टियां मध्य प्रदेश में अभी जो चुनाव लड़ रही हैं, मुख्य रूप से 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो ये जो गाना है ये भाजपा के ऊपर फिट बैठता है जी। और जो अभी हम लोग वादे कर रहे हैं तो वो सारा हम एक अर्थशास्त्र के आधार पर कर रहे हैं, इकोनॉमी के आधार पर कर रहे हैं, बजट को देखते हुए कर रहे हैं कि ये उसमें सब कुछ पूरा किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि 15-15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे या हजारों 25,000 से ज़्यादा जो शिवराज जी ने घोषणा कर दी है। जो बजट मध्य प्रदेश का है उससे करीब 5 गुना बजट की घोषणाएं शिवराज जी कर चुके हैं, जो असंभव है। हमारी जो घोषणाएं हैं वो बजट के अंदर की जा सकती है। और पहले भी जो घोषणाएं की थी, जैसे किसान कर्ज माफी की थी, तो विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया था कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। और हमारी जहां जहां सरकारें चल रही हैं, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, चूंकि उन सरकारों को 4-5 साल हो गए हैं, तो जो वादे वहां दोनों सरकारों ने किए थे और मध्य प्रदेश ने भी लगभग वही वादे किए थे, तो वहां वो वादे पूरे हो चुके हैं। जैसे किसान कर्ज माफी का हिमाचल में जो वादे किए थे वो पूरे किए जा रहे हैं। कर्नाटक में जो वादे किए थे वो उन पर तो कानूनी बनाने की बात की जा रही है कि इन जो वादे हैं उनको कानूनी जामा पहना दिया जाए कि ये करना ही है। तो आपके इरादे कैसे हैं? तो कमलनाथ जी के जो इरादे हैं बड़े स्ट्रांग है। भोपाल इंदौर में उन्होंने कहा था मेट्रो का काम शुरू करेंगे। आप देखिए भोपाल इंदौर में मेट्रो तक का काम शुरू हो रहा है।
तो जनता की जो बेसिक जो चीज होती है, रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी स्वास्थ्य सेवा, ये सबसे पहले। और पैसा किसका है? ये भाई मैनेज करना है आपको, ये पैसा जनता का ही है, कोई पार्टी अपनी जेब से नहीं दे रही है। आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। हमारे पास अर्थशास्त्रियों की कमी नहीं है, तो ये चीज बड़े आसानी से मैनेज की जा सकती है। ठीक है, मैं रुक करूंगा बीजेपी प्रवक्ता का। मिलन भाई, आपकी पार्टी लगातार चुनावी मोड में रहती है। अभी लाडली बहना योजना लॉन्च की है, उसकी पहली किस्त भी जल्दी महिलाओं को मिलेगी। आपकी सरकार वो सरकार है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कर्जा लेके घी पीती है। 3 लाख करोड़ का कर्जा एमपी की सरकार पर है, जिसका ब्याज चुकाने के लिए आरबीआई से कर्ज लेना पड़ता है। ऐसी नौबत क्यों आई सर? ये आरोप आपका है या विपक्ष का? विपक्ष का। अच्छा, विपक्ष के आरोप की देखिए चिंता हम करते नहीं जी। और रही बात चुनावी मोड की, तो हम सेवा के मोड में हमेशा तत्पर रहते हैं 24 घंटे 7। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है हमेशा सक्रिय रहना, जनता के बीच संवाद स्थापित करना, सरकार के योजनाओं को लेकर नीचे तक पहुंचना, इस प्रकार से प्रचार प्रसार हो सके, जनता की जरूरतों को समझ कर सरकार को जानकारी दी जा सके, ये संगठन इस तरह। चुनावी वादों की देखिए, चुनावी वादे तो ऐसे हैं। कमलनाथ जी ने बहुत बड़ा वचन पत्र लाए थे, क्या हुआ उनका वचन का? आज आप 15 वचन इनसे पूछ लीजिए, जो निभाए उंगलियों पे गिना दे तो शायद गिना नहीं पाएंगे। लेकिन हमने जितनी भी जनहित की सारी योजनाएं पिछले 2003 से लेकर सरकार में चलाई, उन सारी योजनाओं की तालाबंदी करने का काम कमलनाथ जी ने 15 माह की सरकार में किया। मध्य प्रदेश की जनता को दिया तो क्या दिया? तबादला उद्योग, भ्रष्टाचार, 5 रुपए की निवाले की थाली छीन लेना, लैपटॉप बंद कर देना, बच्चों के पढ़ाई का जो साइकिलें हम लोग देते थे वो बंद कर दी, कन्यादान की राशि बंद कर दी। ये सारी योजनाओं को बंद करके सिर्फ यदि इन्होंने कुछ संभाला तो आईपा अवार्ड की योजना बनाई। मध्य प्रदेश के विकास की बात करें तो कोई बात नहीं। आज जिस प्रकार की बहस होनी चाहिए सार्थक आधार पर, क्या वो बहस कमलनाथ जी विधानसभा में करते हैं? विधानसभा में एक प्रश्न कमलनाथ जी नहीं कर पाए। वे कैसे नेता है जो मध्य प्रदेश की जनता की सहूलियत के लिए, जनता के हित के लिए सवाल करना नहीं जानता हो? वो सिर्फ ठग कर सकते हैं, ठगी करने घूम रहे हैं, नए नए वादा करके जनता को भ्रमित करने का काम 2018 में किया था, वैसे ही फिर करने का काम कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। लेकिन जनता सब जान चुकी है, इनके कालखंड को बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है, इसलिए इनके ब्रह्मजाल में बिल्कुल नहीं आएंगे। और रही बात मध्य प्रदेश की जनता की सेवा की, तो सेवा मोड में भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार रहते हैं। 24 में से 18 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री जी जनता के बीच लगातार रहकर किस प्रकार से योजनाओं का क्रियान्वयन, योजना नीचे तक लाभ दे सके, जनता का उत्थान हो सके, उसके लिए प्रयासरत रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। उसका तोड़ इनके पास कोई है। ठीक है, मिलन भाई आऊंगा आपके पास। कार्यकर्ताओं का टोटा इनके पास। जी दुबे जी, आपको क्या लगता है, जो पंजाब से एक रवायत शुरू हुई, भगवंत मान की सरकार ने चुनाव लड़ने से पहले वादा किया था कि 1000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, उसकी कॉपी एमपी की सरकार ने की। अब कमलनाथ जी एक कदम आगे जाके बोल रहे हैं कि हर महीने 1500 दिए जाएंगे। पीसी शर्मा कह रहे हैं घर में अगर 4 महिला है तो उनको भी दिए जाएंगे। तो फिजिबिलिटी कितनी है? इतना पैसा है कि नहीं कॉर्पस में देने के लिए, या सिर्फ वादे हैं? वादों का क्या? देखिए, जो 1000 रुपए वाली योजना मध्य प्रदेश में आई थी, तो वित्त विभाग के अफसरों ने इस पर थोड़ा ऐतराज भी जताया था, क्योंकि ये पैसों का प्रबंध कैसे होगा। और ये निश्चित बात है कि एकाएक जब कोई खर्च आता है किसी खजाने पे 50,000 करोड़ 60,000 करोड़, तो उसके लिए प्रबंध सरकार बोलती है, लेकिन उसका इंतजाम वित्त विभाग के अफसरों को करना पड़ता है। अर्थशास्त्र है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सरकार का जो बही खाता है वो तो साफ और सामने है, वो कोई चुनावी या इस तरह का कोई फंड नहीं होता है। तो ये निश्चित तौर पे बात होती है कि सरकार जब इस तरह की बात करती है, कोई भी सरकार करती है, तो उसको खास तौर पे जब चुनाव के 6 महीने पहले जब कोई बात होती है, ये इस तरह की घोषणाएं होती है, जिसको हम लोक लुभावन भी कह सकते हैं, आचार संहिता के दायरे में, तो वो उसमें आ जाती है। वो क्या शब्द है, वो मतदाता को प्रभावित करने वाली। लेकिन इसके पहले भी जो लोक लुभावन घोषणा है, तो सरकार को एक आदर्श परिस्थिति तो तभी है जब यदि सरकार की तरफ से दावा किया जाए तो वो उसके साथ उसका बही खाता यूं पेश करे कि हम इसका प्रबंध इस तरह करेंगे। वो जनता के सामने पेश करे या आयोग के सामने या किसी संस्था के सामने, इस तरह की चीजें हो जानी चाहिए। क्योंकि फिर होता क्या है, जब दूसरी सरकार आती है उसे खजाने की जानकारी नहीं होती, फिर को किसी योजना को बंद करती है, किसी को चालू करती है, उथल पुथल बहुत सारी होती है, राजनीतिक आरोप लगते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये केंद्र में भी जब सरकारें बदले तब भी और राज्य में भी तभी, तो ये स्थितियां हमेशा पैदा होती हैं। तो
अब इसके बीच में सवाल उठता है कि कोई 1000 दे रहा है, कोई 1500 दे रहा है। अब जो लोग 1500 देने की बात कर रहे हैं तो उनके सामने चुनौती 500 रुपए देने की है, क्योंकि 1000 रुपए का तो सरकार ने बोल दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं, जब आशीष भाई कर्नाटक में 2000 का वादा किया है कांग्रेस ने, कर्नाटक में किया और उन्होंने आज से शुरू भी किया है कुछ चीजों पे, आज उन्होंने फैसला भी किया है दोपहर को देने के लिए। लेकिन देखिए वही बात होती है कि जो आर्थिक प्रबंध है वो कैसे होगा। और ये बहुत अच्छी बात है, आप 2000 दो, 5000 दो, 10,000 दो, वो तो जनता की जेब में जा रहा है, बहुत अच्छा है, दो। लेकिन फिर ये भी देखिए कि उसका कोई परोक्ष या अपरोक्ष बोझ किसी दूसरी क्लास को ना जाए, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, अपर मिडिल क्लास कहते हैं, जो हमेशा उलझ जाता है इस चीजों में। तो ये चीजें फिर देखनी चाहिए अगर सरकार इस चीज को देखती है। अब विपक्ष अगर वादे कर रहा है तो विपक्ष के वादों का जो ठोस स्वरूप है तब आएगा जब वो सरकार में आ पाएगा। तो अगर सरकार वादे करती है या कोई भी वादे करता है तो उसका एक थोड़ा सा एक व्हाइट पेपर टाइप कोई चीज सामने होनी चाहिए कि ये कैसे पूरे होंगे। और होम बहुत अच्छी बात, मैं फिर वही बात कहूंगा कि किसी भी तरह से या पेट्रोल पे 5 रुपए बढ़ा दो या कोई सेस लगा दो या कोई वो बोझ फिर दूसरी क्लास पे ना आए। तो यदि ऐसी स्थिति में कोई वादे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो बढ़िया है। ठीक है राम भाई, आपने सुना कि कोई सेस ना लगा दो, कोई वेट ना लगा दो। तो हिमाचल की सरकार ने जैसे ही चुनकर आई आपकी सरकार, पहली कैबिनेट हुई, उसमें फैसला लिया गया पेट्रोल डीजल पर वेट बढ़ाया गया। तो सर एक हाथ से लेना एक हाथ से देना, यानी कि किसी ना किसी वर्ग को तो जेब से पैसा ढीला करना पड़ेगा। राम भाई जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 70 रुपए का पेट्रोल था 100 रुपए का कर दिया था, बल्कि 110 तक पहुंच गया था और क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए थे। तो उससे यदि तुलना किया जाए तो उसका ये मुझे लगता है 1-2% होगा। तो जो कि देश की जनता आज तक भुगत रही है और बड़े बड़े मंचों से बोला गया था और बड़े बड़े इनके समर्थकों ने बोला था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो 35 रुपए में पेट्रोल और डीजल के दाम हो जाएंगे। तो हम जो घोषणाएं करते हैं वो बहुत सोच समझ कर करते हैं और पूरी एक इकोनॉमिक स्टडी करते हैं। हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी सारी डिग्रियां असली हैं, कभी भी जांच की जा सकती हैं, सीए हैं, सब कुछ है। और जब वीपी सिंह की सरकार थी, देश बर्बाद हो गया था, सोना गिरवी रखा जा रहा था, तो हमारे 2 अर्थशास्त्री थे, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से और उदारीकरण के माध्यम से एक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था। और 2004 से 2014 के बीच में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत हुई थी। तो हम जो भी वादे इरादे घोषणाएं करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करते हैं। और दूसरा, हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको कैसे बढ़ाना है, हमारा बजट कैसे बढ़ाना है। वर्तमान में सपोज कीजिए 3 लाख का बजट है, तो कमलनाथ जी आएंगे तो हो सकता है वो 6 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, और जो आज हम दे रहे हैं उससे ज्यादा दे सकें। और ये भगवंत मान वगैरह जो आप बात कर रहे हैं ये सब हमारी कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा हमने न्याय योजना का बोला था 2019 में और बड़ा प्रचार किया था कि ये न्याय योजना के माध्यम से हम 6,000 रुपए प्रति परिवार में दिए जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि वो पुलवामा कांड करा दिया गया, जैसा कि सतपाल मलिक जी ने कहा कि ये करवाया गया, हमारे सेना के लोगों को जानबूझ के मारा गया और सेना के पीछे छुपकर जाकर वोट मांगे गए। सतपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के 4 प्रदेशों के राज्यपाल रह चुके हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं और उन पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये न्याय योजना हमारी योजना थी, चाहे केजरीवाल हो, ये हो वो हो, सब उस योजना की नकल कर रहे हैं। हम लोग नकल नहीं करते, हम लोग पढ़े लिखे हैं, अकलदार लोग हैं, अपनी योजनाएं खुद ही लाते हैं। ठीक है, हमारे साथ मिलन भाई है। मिलन भाई, आपको क्या लगता है कितने महीने आपकी सरकार हर महीने 1,000 रुपए दे पाएगी? क्योंकि तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने भी ऐसा वादा किया था, लेकिन मार्च आते आते सरकार के पास पैसे ही नहीं बचे देने के लिए महिलाओं को। देखिए, पैसों की कोई कमी नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की जनता के हित में जितनी भी योजनाएं होंगी वो चल रही हैं और जो योजनाएं हो सकती है उनके जीवन के उत्थान के लिए वो चलाई जाएगी। और कर्ज लेने की जहां तक बात है, देखिए कर्ज लेना, राज्य की व्यवस्था चलाना, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है। रही बात राजनीतिक रूप से दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, गिव एंड टेक, देखिए कांग्रेस की स्थिति आप देखिए, अन्य राज्यों में क्या वादे करके राहुल गांधी जी और अन्य इनके नेता जाते हैं तो दोबारा पलटकर भी नहीं देखते। वही मध्य प्रदेश में हुआ था, 2018 के चुनाव के पहले राहुल गांधी आए थे, बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, बाद में पलटकर भी नहीं देखा। तो जिस प्रकार के हाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के रहे हैं वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं।
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हमेशा निर्णय लेती आएगी जनता के हित में। और रही बात योजना का क्रियान्वयन की, तो अगले महीने आप देखिएगा मध्य प्रदेश की बहनों के खातों में पैसे भी जाएंगे और उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार आगे। जी, दुबे जी का रुख करूंगा। दुबे जी, आपको क्या लगता है, सरकार कह रही है कि पर्याप्त पैसा है, अगर कर्जा लेके वेलफेयर के लिए कोई स्कीम चलाते हैं तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जैसा कि आपने भी कहा कि किसी ना किसी को तो उसका बोझ वहन करना ही पड़ता है। निश्चित तौर पे पड़ेगा ना। आप बजट का आकार बढ़ाएंगे, प्रकार बढ़ाएंगे, कुछ भी बढ़ाएंगे तो पैसा तो उसी जेब से खींचना पड़ेगा ना। जितने लोग हैं, हम 7 करोड़ या 6 करोड़ या 140 करोड़, तो बात तो वही हो जाती है। फिर देखिए दूसरी चीज एक और भी है, मैं फिर कहता हूं कि अगर जनता को मिल रहा है बिना किसी और जगह से खींचतान के, तो सबसे स्वागत योग्य चीज है जी। लेकिन देखिए कि अभी जो देश की आर्थिक स्थिति है कोरोना के बाद, वो हर जगह खींचतान की स्थिति है। और दूसरी बात, जीएसटी आने के बाद राज्य सरकारों के जो वित्तीय संसाधन है वो कम हो गए हैं, क्योंकि अब पैसा डायरेक्ट सरकार को नहीं मिलता। सरकार जो है आबकारी पर और थोड़ा बहुत जो वाणिज्यिक करके कुछ है उस पर वो निर्भर होती है, जिससे उसको आय होती है जी। तो अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होता है देश में, सरकार में, राज्य में, कहीं भी, तो ये अच्छी बात है कि बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन के किसी पे और दूसरों को राहत मिल जाए। लेकिन सवाल है कि राहत का हकदार तो हर वर्ग है, चाहे वो समाज का हो या देश का, तो फिर वो सभी को मिलनी चाहिए और समान मिलनी चाहिए। ये भी होना चाहिए क्योंकि वो सभी के जेब से पैसे से जाता है। दूसरी बात है 1000 रुपए वाली योजना की बात है, राहत मांग रही है या रोजगार मांग रही है? मैं वही बात बता रहा हूं कि जैसे 1000 रुपए वाली जो योजना है, मेरा जो सोचना है, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं लेकिन मैं सामान्य तौर पे सोचता हूं, और इस पर लोग सोच के हो सकता है काम कर भी रहे होंगे, कि जब 1000 रुपए आप किसी को दे रहे हो तो वो 1000 रुपए एक तरह से मुफ्त में हम दे रहे हैं जी। तो आप उससे कोई प्रोडक्टिविटी की चेन से क्यों नहीं जोड़ते कि भाई वो कोई महिला गांव की है, वो चलिए एक चटाई बना दे, एक अगरबत्ती बना दे या कुछ भी बना के उसके एवज में दे, तो वो जो पूरी चेन खड़ी होगी, मार्केट खड़ा होगा, जो पूरी चीजें खड़ी होंगी, मुझे लगता है उस तरह का कोई मैकेनिज्म सरकार बनाए। 1000 क्या 2000 5000 दे, लेकिन उस तरह की किसी चेन से उसको जोड़े, तो ये चीजें सब पर लागू हो सकती हैं। किसी भी तरह की योजना हो, 1000 रुपए वाली योजना है महिलाओं को देने की हो, या बेरोजगारों के लिए भी कुछ बातें हुई हैं, हालांकि उनको स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जा रहा है, वो ठीक बात है। लेकिन अब जैसे ये आपने जो बात कही उसमें ये मैं जोड़ सकता हूं कि मुफ्त राशन की बात है, जिसको केंद्र सरकार कहते हैं कि 80-90 करोड़ लोगों को देते हैं। 80-90 करोड़ लोगों को यदि आप मुफ्त राशन दे रहे हैं 140 करोड़ के देश में, तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है जी कि हम 140 में 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो अर्थशास्त्री भी कह चुके हैं कि जब आदमी की जेब में पैसा आएगा और जब वो मार्केट जाएगा, तो वो एक नया रंग खड़ा हो सकता है उसका पूरे अर्थव्यवस्था का। तो ये रघुराम राजन और कई सारे लोग भी बोल चुके हैं। तो उस तरह का भी कोई मैकेनिज्म बनाया नहीं जा सकता क्या कि हम मुफ्त राशन की जगह उन्हें किसी रोजगार की जोड़ दें? जी राम भाई, मैं इसी सवाल को आगे ले जाता हूं। एसबीआई की एक महिला चेयरमैन थी, उन्होंने कहा था कि सरकार को किसानों की कर्ज माफी नहीं करना चाहिए, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन बावजूद बीजेपी भी वही करती है, आप भी वही करते हैं, उससे देश भुगतता है। सर जी, वो उनका अपना विचार है, उसको भी मैं क्लैरिफाई करूंगा। लेकिन जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था कि कर्ज माफी की जाएगी, किसानों की कर्ज माफी की जाएगी, ये नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला। किसानों की कर्ज माफी की जाएगी, ये शिवराज सिंह जी ने भी बोला, और मेरे पास इनके प्रमाण भी उपलब्ध हैं, वीडियो भी उपलब्ध हैं। आप कहेंगे तो मैं आपको अभी भी उपलब्ध करा सकता हूं। नरेंद्र मोदी जी स्वयं बोल चुके हैं, हमारी सरकार आएगी तो पहले दिन से ही किसानों की कर्ज माफी की जाएगी। शिवराज सिंह जी भी बोल चुके हैं इस बात को और अपने घोषणा पत्र में भी शामिल कर चुके हैं, लेकिन इन दोनों ने उस पर काम भी करना उचित नहीं समझा है। अब ये जो बात आ रही है कि 1000 रुपए दिए जाएंगे, 3-4 महीने हो गए घोषणा को, पहले दिन से ही शुरू कर देना चाहिए था। मतलब आपकी 20 साल से सरकार है और आपके पास कोई डाटा ही नहीं है, मतलब आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो। कौन महिला काम कर रही है, कौन नहीं कर रही है, कौन सरकारी कर्मचारी है, किसके हस्बैंड काम कर रहे हैं, आपके पास डाटा नाम की कोई चीज ही नहीं है। यदि आपके पास डाटा होता तो आप पहले दिन से ही इस स्कीम को लागू कर सकते थे। अभी कहा था बीजेपी के प्रवक्ता ने कि विधानसभा में सवाल नहीं पूछते थे, पूछा था ना सवाल कि 3000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं
के दाम होने चाहिए किसानों के लिए। शिवराज जी ने कहा था कि मैं 2,000 रुपए में इस किसान की मिट्टी भी खरीदूंगा। जब आप 2,000 रुपए प्रति क्विंटल किसान की मिट्टी खरीदने को तैयार है तो 3,000 रुपए प्रति क्विंटल आप किसान का गेहूं खरीदने को क्यों तैयार नहीं है? जीतू पटवारी जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान विधायक हैं, उनको वहां से निलंबित कर दिया गया था पूरे सत्र से। राहुल गांधी वहां संसद में बोलते हैं तो वहां उनको नहीं बोलने दिया जाता है, उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी जाती है। तो यदि संसद में कोई सवाल पूछा जाता है, विधानसभा में सवाल पूछा जाता है, या तो पूछने ही नहीं दिया जाता है, और पूछा जाता है तो हमेशा बीजेपी के नेता बोलते हैं कि आपने कर्जा माफ नहीं करा, उल्टा किसानों को डिफॉल्टर बना दिया। जी देखिए, बीजेपी के नेताओं का तो जवाब ब्रह्मा भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है, महा झूठे लोग हैं। मैं तो आपसे कहता हूं, आपके चैनल से कहता हूं, आप इस पर एक पूरी रिपोर्ट बनाइए कि हमने जो वादा किया था वो कितना पूरा हुआ है और कितना नहीं हुआ है। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, और आप जो रिपोर्ट बनाकर देंगे उसको भी हम सच मान लेंगे। विधानसभा के अंदर स्वीकार कर रहे हैं कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया है। अब कह रहे हैं ये कि डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ करेंगे। अरे भाई, वो हमारे किसान है, उनका पैसा है जो कुछ बच गए थे। हमारी सरकार, खरीद फरोख्त की सरकार इन्होंने जो बनाई, 35-35 करोड़ में विधायक खरीदे थे, उसके कारण कुछ किसान भाई हमारे रह गए थे, तो का कर्जा आप माफ कर दो। हमने तो शिवराज जी के परिवार का और इनके कृषि मंत्री के जो पटेल है उनके परिवार तक का कर्जा माफ किया है। तो हमारी नीति सबके लिए स्पष्ट रहती है। अब ये देखिए, जातिवाद पर आयोग बनाए जा रहे हैं, मतलब एक जो समाज कल्याण आयोग है वो चल नहीं रहा, उसमें कर्मचारी नहीं है। ये जहां जा रहे हैं, जिस जाति में जा रहे हैं, आपकी जाति का आयोग बनाएंगे। आप मतलब जातिवाद भी फैला रहे हैं, और किसी आयोग का गठन नहीं किया गया, किसी आयोग की बिल्डिंग नहीं है, किसी आयोग का अध्यक्ष नहीं है, और डेली शिवराज जी घोषणा कर रहे हैं भाई आयोग बनेगा तो पैसा कहां से आएगा, और पैसा है तो बिल्डिंग कहां है, और बिल्डिंग है तो उसका अध्यक्ष कौन है, कर्मचारी कौन है। सफेद झूठ लगातार पिछले 2 महीने से बोला जा रहा है, ये जातिवाद और आयोग के ऊपर। ठीक है मिलन भाई, आपकी सरकार को किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए, कांग्रेस का कहना है। आप लोग ब्याज माफ कर रहे हैं, तो ये जो वादा अगर कांग्रेस ने किया है वो फिजिबल है तो आप लोग भी कर सकते हैं। किसानों का भला क्यों नहीं चाहती आपकी सरकार? देखिए, किसानों के हित में जो भी निर्णय होगा सरकार लेगी, वो लेती आई है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार किसान स्थिति है, किस प्रकार से 7 साल बाद कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश की सरकार को मिले, तो इसमें भूमिका किसानों की है। किसानों ने जिस प्रकार से मेहनत करके मध्य प्रदेश को अव्वल लाया, ये उनके सम्मान में सम्मान निधि भी दी जाती है, और जो योजनाएं, जो बोनस है वो भी दिया जाता है। लेकिन ठगी करने वाले ठगनाथ के सैनिक जिस प्रकार से भ्रमजाल मध्य प्रदेश में फैला रहे हो, मध्य प्रदेश को अपमानित, तो देश को अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती आई है। वही काम मध्य प्रदेश के नेता कर रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस मध्य प्रदेश को अपमानित करके हर योजना का विरोध करती है, जिस प्रकार से देखिए अभी हम लाडली बहना योजना लाए, तो इनके कांग्रेस के नेता किस प्रकार से भ्रमित करने के लिए नई योजना लाए। पटवारी जी ने तो पटवारी जी का जिस प्रकार से अमर्यादित आचरण रहता है, वही अमर्यादित आचरण के कारण उनको सस्पेंड किया गया था। कांग्रेस पार्टी में भी उस अमर्यादित आचरण के लिए कमलनाथ जी और उनकी कभी पटती नहीं है, बार बार उनको हटाया जाता है, डांट भी गलती, कभी एकजुट दिखते भी नहीं है। देखिए, चूंकि पांडे जी जीतू भाई के गुट से आते हैं, इसलिए जीतू भाई की वो बात लगती है, कमलनाथ जी की बात वो रखेंगे भी नहीं। रही बात मध्य प्रदेश में जनता के हित में, देखिए जनता से चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए जो संभव हुआ वो करेंगे। और रही बात आर्थिक और जनता को मदद पहुंचाने की, देखिए मध्य प्रदेश की जनता ने और मोदी जी की सरकार ने जब इस देश में आए तो आधी आबादी के पास शौचालय नहीं थे, गैस सिलेंडर नहीं थे। किस प्रकार का देश चल रहा था साहब? आर्थिक बड़े बड़े इनके आर्थिक विशेषज्ञ थे, लेकिन देश के लोगों को शौचालय मोदी जी ने शौचालय भी दिए, उज्ज्वला भी दिए, लोगों को घर भी दिए, बेघरों को घर भी दिए। उसका क्या हुआ? नौकरी भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, आत्मस्वावलंबी बना रहे हैं, लोन भी दे रहे हैं, हर चीज चल रही है, समानांतर चल रही है। तभी तो हम सरकार में बार बार आ रहे हैं। देखिए, यदि हम वादे करें और धरातल पे कुछ दिखे नहीं, तो जनता कहां से हमको वोट देगी? जनता वोट दे रही, संतुष्ट है, उसको मिल रहा है। आप देखिए ना, जो योजनाओं के माध्यम से जनता को राहत मिलती है, उसके जीवन उत्थान होता है, उसके कारण तो बार बार चुने जा रहे हैं। इनका पेट में दर्द तो इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने तो 5 रुपए की थाली तक बंद कर दी थी गरीब की। तो ये निवाला छीनने वाले किस मुंह से आज बात करेंगे? ये आईफा अवार्ड की बात कर लीजिए इनसे वही तारीख ले लीजिए। 500 करोड़ का बजट बना लिया था आईफा का। जनता के विरोध और भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बाद इन्होंने आईफा बंद किया, नहीं तो आईफा करने के मूड में थे तो और कुछ नहीं। इनकी उपलब्धि कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में किसानों की बात हो, गरीबों की बात है, सरकार नौकरियां दी जाएगी,
कब मिलेगी सर? देंगे ना, चुनाव होने बिल्कुल वाले दे हैं रहे तो। हैं। लगातार भर्तियां चल रही, लगातार भर्तियां चल रही हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश के युवाओं को बहुत सुनहरा मौका मिल रहा है। 1 लाख हम नौकरी देकर रहेंगे, ये हमारा वादा है, इसको निभाएंगे। जी दुबे जी, आपने दोनों को सुना, बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। कांग्रेस कह रही है कि हमने 15 महीने में वो सब कुछ करा है जो करना चाहिए था। इसके उलट बीजेपी कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ ट्रांसफर पॉलिसी पर काम किया है, उसको इंडस्ट्री की तरह चलाया है। तो क्या एमपी के पास इतना फंड है जितने बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं? क्योंकि कोस्टल लाइन होती है साउथ के स्टेट्स के पास में, तो वो लोग तो योजनाएं बढ़ चढ़कर लॉन्च भी कर सकते हैं, उनके पास पैसा भी होता है। लेकिन हमारा जो स्टेट है वो तो कृषि पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है ना, हमारे यहाँ कृषि पर आधारित है, उद्योग की संभावना भी सीमित है, बहुत ज्यादा उद्योगीकरण यहाँ नहीं हो सकता, सरकार कितने भी कोशिशें कर ले, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह का ट्रांसपोर्टेशन और वो सारी चीजें नहीं है जो उद्योगों को चाहिए होती हैं। जी। तो अब सवाल यही होता है कि सरकार वादे वही करे जिसको निभाए, और दूसरा दल भी आदर्श परिस्थिति तो वही होती है कि वो सही चीज बताए कि सरकार अगर ये वादे कर रही है तो पूरे नहीं कर पाएगी, ये चीजें तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अब जो जिस तरह का ट्रेंड एक पॉलिटिक्स में हुआ है, दिल्ली में जो हुआ है, केजरीवाल ने जो वादे किए थे 10 साल पहले और जिस तरह से वो सत्ता में आए, साउथ में तो कई दशकों से इस तरह के जो प्रलोभन कह लीजिए मतदाताओं को देने वाले, सरकार ने टीवी भी गिफ्ट में दी है, मिक्सर ग्राइंडर भी दी है, मिक्सर ग्राइंडर, कुकर और चूड़ियां और बिंदी, ये सब साउथ में होता रहा है। तो अभी इस तरह का ये अब उत्तर भारत में जो ट्रेंड नया शुरू हुआ है, मुझे लगता है ये ज्यादा शायद हो सकता नहीं चले, क्योंकि देखिए जनता स्थानीय मुद्दों पर और अपनी सबसे पहले जरूरत होती है रोजगार की और शिक्षा की। ये अगर दो चीजें हैं, अगर कोई भी सरकार अच्छे से दे पाएगी तो उसको लोक लुभावन वादे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी उपलब्धियों की किताब इतनी बड़ी होगी। तो ये चीजें हैं। अब मध्य प्रदेश में जैसा आपने कहा कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार है, 15 महीने का क्या आकलन किया जाए? जब एक सामने 18 साल की सरकार खड़ी है तो 15 महीने का आकलन होगा कैसे? जी, वो तो ऐसा था कि आपाधापी की सरकार थी, वो आई थी बहुत साल बाद, वो सारी चीजों को सेट कर रही थी, चुनाव भी लड़ रही थी, वादे भी कर रही थी, कई तरह की चीजें हो रही थी उस वक्त में। तो 15 महीने की जगह यदि उसे 5 साल मिले होते या नहीं होता तो वो तुलनात्मक दृष्टि से उसको माना जा सकता था। कोशिश हुई, उस सरकार में भी हुई, लेकिन ये 18 साल की सरकार ने भी जो भी किया है, तो ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं किया जी। लेकिन जो चीजें होनी चाहिए, बेसिक बुनियाद, ठीक है, उस पर काम अगर हो तो ये वादों की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। राम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब जब चुनाव आते हैं वादों की बहार लाते हैं। चुनाव जीतने वाली पार्टी सरकार में आने के बाद कुछ वादे तो पूरे करती है जो हकीकत बनते हैं, बाकी फसाने बनकर रह जाते हैं। ऐसे में मतदाता को सजग रहना चाहिए और अपने विवेक से मत का प्रयोग करना चाहिए, ताकि सच्चे और झूठे वादों का अंतर समझ में आ सके। बिग डिबेट में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार। इस कार्यक्रम Thank you.